नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, कई सारी खबरें हैं जिनमें हमारी दिलचस्पी हो सकती है या होगी ही। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जो ट्रैक्टर मार्च है 26 जनवरी को, क्या वो होगा? क्या दिल्ली पुलिस ऐसा होने देगी? और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद किस बात से दिल्ली पुलिस डरी हुई है, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक दूसरी बड़ी खबर पे हम चर्चा करेंगे कि जो हरियाणा में पंचायतों के चुनाव होने हैं, जो सरपंच बनने के लोग कमर कसे बैठे हैं, उनका इंतज़ार अभी लंबा हो सकता है, क्योंकि ये मामला फिर से हाई कोर्ट में पहुंच गया है। और इस बार जो दलील दी गई हैं इसको लेकर, वो काफ़ी सॉलिड है और मुझे लगता है कि जल्दी इस पर स्टे भी हो जाएगा। तो एक तरीके से ये जो इंतज़ार है ये आने वाले समय में लंबा खिंच सकता है। और जो दलीलें दी गई हैं वो इतनी पुख्ता एक नज़र में लग रही हैं कि ये जो पंचायत के चुनाव हैं ये आगे खिसकना तय है, क्योंकि उससे पहले सरकार को अपने अमेंडमेंट जो था उनका, उसमें दोबारा से पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर। 26 जनवरी की जो परेड है, किसानों ने अपनी परेड का ऐलान किया हुआ है, उस पर दिल्ली पुलिस लगातार मीटिंग कर रही है। आज भी 7 सदस्यों के साथ दिल्ली पुलिस की मीटिंग हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी रखी है, लेकिन नतीजा ये है कि अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। किसानों ने साफ कहा है कि दिल्ली के अंदर परेड होगी, परेड शांतमय होगी और ट्रैक्टर पे होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप आउटर रोड पे परेड कर लीजिए, दिल्ली के अंदर जाने की इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते हैं। किसानों ने साफ कह दिया है, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि फिर से हम बातचीत करेंगे, तो कल फिर मीटिंग होगी। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर दिल्ली में किसान पहुंच गए ट्रैक्टर लेकर, तो पूरा मामला गड़बड़ हो सकता है। असल डर उसी बात का है कि कहीं ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में किसान घुसें और फिर वापस ही ना लौटें, क्योंकि अभी तक तो किसान दिल्ली के बाहर बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर पे हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर पे हैं। सारे के सारे किसानों को दिल्ली में अभी तक एंट्री दिल्ली में नहीं हो पाई है। कुछ एक किसान ज़रूर निरंकारी ग्राउंड में पहुंच पाए थे, लेकिन बाकी 99% जो किसान हैं वो दिल्ली के बाहर रोड पे बैठे हैं। अगर वो परेड के बहाने अंदर घुसते हैं या वो गणतंत्र दिवस पे जो परेड है उसको किसी भी प्रकार से बाधा अगर पहुंचती है, तो ये दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। और दिल्ली पुलिस इस बात से भी डरी हुई है कि किसान अगर अंदर चले गए तो क्या अब तक वो लौटे ना और वो सीधा मोदी जी के दरवाजे तक ना पहुंच पाए। असल डर इस बात को लेकर है। उधर नरेंद्र सिंह जो तोमर हैं कृषि मंत्री, उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं, उनमें उनको वापस नहीं लिया जा सकता है। और ये भी मोदी सरकार के लिए वैसे सोचने की बात है कि किस तरह के मंत्री वार्ता में शामिल होते हैं, जो वार्ता से ठीक पहले इस तरह के बयान देते हैं। वार्ता में तो जो होना है, लेकिन इस तरह के बयान क्या ऐसे समय में उचित होते हैं जब आप अपडेट ही रख रहे हों वार्ता की। और दूसरा, इस मामले में जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, वो धनवंत जो हैं वो 21 तारीख को इसकी पहली मीटिंग करेंगे और खूब इस बारे में वो बोल रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने वीसी से भी शामिल होने का विकल्प रखा है कि जो किसान इसमें शामिल नहीं हो पाते डायरेक्ट, वो वीसी से भी शामिल हो पाएंगे। दूसरी खबर जो हरियाणा को लेके है, और हरियाणा के मुझे लगता है अगर कोई टफेस्ट इलेक्शन हरियाणा में होता है तो वो सरपंची का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है। कहते हैं कि जितना छोटा चुनाव है उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो दुष्यंत चौटाला जी काफ़ी सुर्खियों में थे पिछले दिनों ये कहकर कि उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण का अधिकार दे दिया है। लेकिन ये जो अधिकार है अब यही चुनाव के बीच में बाधा बन गया है। हरियाणा सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है, उस अमेंडमेंट के अनुसार 50% महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन इस अमेंडमेंट में एक गलती उनसे इसमें रह गई है। इस अमेंडमेंट के अनुसार हरियाणा में पंचायती राज चुनावों में जो सीट अनारक्षित होती हैं उन पर कोई भी महिला, पुरुष या कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो ये संशोधन किया गया है उसमें ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये सीधा सीधा संविधान की जो एकात्मकता है, संविधान का जो अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, सीधा सीधा उल्लंघन है। इस संबंध में पलवल से एडवोकेट हैं दीपकर्ण दलाल, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने आज याचिका डाली है और उस याचिका में उन्होंने जो तथ्य रखे हैं
उस पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार को अभी नोटिस देना है और उनकी स्टे की भी मांग की गई है। तो उनका जो जवाब जब हरियाणा का आ जाएगा तो इस पर संभवतः हाई कोर्ट स्टे भी दे सकती है। तो अगर स्टे हुआ तो हरियाणा सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा और जो पंचायती राज चुनाव का जो इंतज़ार है हरियाणा के लोगों का बढ़ जाएगा। आज हमारे साथ एडवोकेट दीपकर्ण दलाल जी जुड़े हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या, उनकी याचिका में ऐसी क्या बातें थी जो जिनको लेके वो हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और इस पंचायती राज एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं उनको वो बदलवाना चाहते हैं। स्वागत है दीपकर्ण जी आपका। सर, हमने जो याचिका आज डाली थी, जिसकी आज सुनवाई हुई, उसमें जो हमने मेन मुद्दा उठाया है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, जो अभी ये सेकंड अमेंडमेंट आया है दिसंबर में, इसमें जो भी पंचायत के वार्ड्स हैं उनको ऑड और इवन में डिवाइड किया गया है जी। और वार्ड जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, चाहे वो कोई भी महिला जो है वो चाहे रिजर्व कैटेगरी से आती हैं चाहे जनरल से आती हैं, इसके मुताबिक वो महिला जो है सिर्फ इवन नंबर वार्ड पे ही चुनाव लड़ पाएंगी जी। और नंबर वार्ड्स हैं उसमें जो सरकार ने इस कानून के अंदर वर्ड यूज किया है वो ये किया है कि पर्सन्स अदर देन वुमेन में कंटेस्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं के अलावा ही लोग कंटेस्ट कर पाएंगे। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं को 50% तक सीमित कर दिया इस सरकार ने इस बिल के माफिक, और उसके जो कि गैर संवैधानिक है, गलत है, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स से मिनिमम 1/3 ऑफ नंबर ऑफ सीट्स पे रिजर्वेशन होती है, मैक्सिमम नहीं करता है जी। और जिस तरीके से 50% पे स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है, उस तरीके से मतलब ये हुआ कि जो ऑड नंबर वार्ड्स हैं जो अदरवाइज ओपन और जनरल कैटेगरी में आते हैं जी, उन पर सिर्फ आदमी या किन्नर जो महिलाओं से अलग बच जाते हैं वही लड़ पाए। और उसके अंदर ये चीज नहीं है कि महिला, वैसे जो ओपन और जनरल वार्ड होते हैं उसमें कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, जैसे हम विधानसभा और लोकसभा में देखते हैं, रिजर्व कैटेगरी सीट से रिजर्व कैंडिडेट लड़ सकता है, जनरल सीट से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो रिजर्व हो नहीं हो। यहाँ ये कमी है कि यहाँ एक तो जनरल कैटेगरी के अंदर भी उन्होंने कंडीशन डाल दी है जो कि गलत है, 15 की वायलेशन है। तो सर, आपकी जो प्ली थी, आपने जो हाई कोर्ट में ये तथ्य रखे हैं, इन पे हाई कोर्ट ने आगे क्या प्रोसीडिंग हुई और क्या उम्मीद लगती है आपको? हमारी दलील सुनने के बाद आज हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। हमने उसमें स्टे की मांग करी थी, स्टे के मुतल्लिक भी हरियाणा सरकार ने आज नोटिस जारी किया है और अगली तारीख पे अब देखेंगे, क्योंकि सरकार जवाब देगी और क्या होता है वो अगली तारीख पे देखेंगे। पर आज जो कार्रवाई हुई वो इतनी ही हुई, हमारी सारी बहस सुनने के बाद सरकार हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। तो अगली तारीख कब मिली है आपको? अगली तारीख की अभी आगे कैसे बढ़ती है, जो आगे अभी जो इलेक्शनों का माहौल है, जो सरकार कब नोटिफाई करती है, हम उस पर नजर बनाए रखे हैं, फिर देखते हैं हमने क्या करना है आगे। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है सर कि आपके जो तथ्य हैं, क्या हाई कोर्ट को प्रथम दृष्टया, जैसे आप रूटीन में जाते हैं अपनी प्ली रखते हैं, तो हाई कोर्ट का जो नजरिया था इस मामले में जब आपने तथ्य रखे, क्या उम्मीद लगती है आपको? मुझे देखिए, हमारे तथ्य जो हैं वो बिल्कुल कानूनी हैं और ऐसे जो तथ्य हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कट वायलेशन है आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और इस केस के अंदर क्या हुआ है कि ऑड नंबर वार्ड्स के अंदर जो वुमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है लड़ने से, वो क्लियरली एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, व्हिच इज इम्परमिसिबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको जी 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 इनको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद कोर्ट हमारी तरफ, हमारी बात को भी और सुनेगा। बाकी मैं इतना जरूर कहूंगा, अभी ये देखते हैं हरियाणा सरकार आके क्या कहती है, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। हरियाणा सरकार को जवाब देना है इस बारे में। जी बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।